ये जो आप सभी लोग क्लास देख रहे हैं, ये 22 अगस्त 2024 की आप सभी लोगों को सोशल वर्क का क्वेश्चन पेपर हुआ था। इन्हीं क्वेश्चन पेपरों पर मैं आप लोगों से लगभग 101, इसका मतलब है कि 51 तक के क्वेश्चनों पर मैंने आप लोगों से बातचीत कर चुका हूँ। आज क्लेम करने का लास्ट डेट है और वो भी 11 बजे तक का है, ठीक है। और जैसे भी कोई क्वेश्चंस आपको अगर मिलेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो क्लेम कर भी सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक यहाँ जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 51 तक देखे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न क्लेम वाले हैं, टू द पॉइंट है ना, और बेटर भी लग रहे हैं क्वेश्चंस। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा पार्ट है 22 अगस्त 2024 का जो पेपर हुआ। और सवाल आपसे कहता क्या है, कहता है कि सांस्कृतिक क्षमता विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के क्लाइंटों का मतलब होता है ग्राहकों के साथ कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक सक्षमता की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो टोटल प्रश्न जो बनाया गया है, देखना है यार एक बार, है ना। तो यहाँ जो प्रश्न बेसिकली बनाया गया है वो सांस्कृतिक सक्षमता से बनाया गया है ना। ये हम सब के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा थोड़ा सा, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पर फोकस करिएगा। तो क्या मैं अगर आप लोगों से कहूँ, जो ये हमारे सामने पहला पॉइंट लिखा गया है इस समय, कह रहा है कि विशेष समूह के नियमों, है ना, नियम मतलब नॉर्म, नॉर्म्स का मतलब होता है मानदंड। क्या होता है? नियम मतलब मानदंड, यहाँ पर आप समझिएगा। तो मानदंड और मूल्य से परिचित होना चाहिए। क्या ये सांस्कृतिक जो सक्षमता शब्द लिखा गया है, क्या ये सही तरीके से डिफाइन कर रहा है? यस या नो में जवाब दीजिएगा प्लीज़। अरे भाई, इतने बच्चे आप लोग हो क्लास में, तो आप मुझे बता सकते हो कि कल्चर कॉम्पिटेंसी शब्द क्या होता है। और मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि ये पॉइंट आपका सही है भाई, कि सांस्कृतिक क्षमता जिसे अंतर सांस्कृतिक क्षमता के रूप में जाना जाता है, जहाँ संज्ञानात्मक, भावनात्मक, व्यवहारिक और भाषाई कौशल की एक श्रृंखला के रूप में रिप्रेजेंट होता है। तो ये पॉइंट आपका सही है, गलत नहीं है। किसी स्वयं की सांस्कृतिक आस्थाओं के अनूठेपन, यानी एक प्रकार से यूनिक शब्दों को रिप्रेजेंट करने की प्रक्रिया में भी आपका ये शब्द शामिल रहेगा। अन्य रीति रिवाज, देखिए जाहिर सी बात है, जब आपने मानदंड को चुन लिया है तो इसका मतलब है कि रीति रिवाज को चुनना पड़ेगा, है ना। रीति रिवाज चुनिए और सही जवाब होगा आपका ये। तो रीति रिवाज अनुष्ठान के प्रति खुलापन होगा। फिर अन्य रीति रिवाज के बारे में सीखने के लिए तत्परता भी होगी। लेकिन स्वयं की संस्कृति को दूसरे से बेहतर जो है बेहतर मानना, स्वयं की संस्कृति को दूसरे से बेहतर मानना, क्या आपको ये गलत होगा सर। सांस्कृतिक सक्षमता का पार्ट होगा? नो सर। ये तो निगेटिव शब्द आ गया, है ना। तो ये निगेटिव शब्द आ गया। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ए बी, अरे यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन चुन लिया मैंने? ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो ये चारों ऑप्शन कहीं है? ऑप्शन एक सर। ऑप्शन ए, तो यानी ऑप्शन ए तो सही जा रहा है। हाँ, पहला ऑप्शन सही जा रहा है। अब जिन बच्चों ने चुनाव किया होगा इस शब्द को, वो सही जवाब होगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने बी का चुनाव किया था। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो दिया गया प्रश्न है उसके उत्तर को बेसिकली आप लोग चुनाव नहीं करेंगे। मेरे द्वारा जो बताए जा रहे हैं बातें, उसको आप सभी लोग अवश्य ध्यानपूर्वक करेंगे। अगला सवाल आपके सामने 103 और आपके सामने प्रस्तुत कहता है कि जैसा कि नीति संहिता के NASW कोड में कहा गया है कि समाज कार्य की जड़ें किन में निहित हैं। आसान सवाल है ना, बहुत आसान सवाल है, बता सकते हैं। प्लीज एक बार विचार व्यक्त करेंगे। सर ए बी सर ए बी थर्ड वाला। अच्छा, ए बी डी, ऑप्शन थर्ड सर ऑप्शन थर्ड ए बी डी ई। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, समाजकार आचार संहिता के अंतर्गत अगर मैं इन शब्दों पर बात करूंगा ना, तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो सेवा, आपका सर्विसेज, जिसको शामिल करेंगे। सामाजिक न्याय पे तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बी को तो आप चुन लीजिए, ठीक है। जहाँ जहाँ बी है उस ऑप्शन को तो रखिए। फिर उसके बाद आपसे कहता असमानता, आप एलिमेंट कर दीजिए, सी को हटा दीजिए। और ईमानदारी की बात होगी, सक्षमता। तो बड़ा आसान सवाल है भाई, ए बी डी ई कहीं है? तीसरा में है, तीसरा तीसरा ऑप्शन है, तो तीसरे ऑप्शन को आप चुनाव करिए।
आसान सा सवाल था ये, और उम्मीद करता हूँ इस बच्चे ने भी तीसरा लगाया है और लगाया भी है। आगे बात करते हैं। अगले प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, ये भी थोड़ा सा विचार करिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट आपको सही दिया गया है। देखो, और विचलनों का योग शून्य होता है, भाई बात सही है। ये माध्य और विचलन होते हैं, इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। इनका योग जो होता है शून्य होता है। फिर कहता है माध्य और विचलन के वर्गों की बात कर रहा है, वर्गों का मतलब स्क्वायर्स की बात कर रहा है। उसका योग जो है न्यूनतम भी होता है, वर्गों का जो स्क्वायर होता है ना। जैसे मैंने आपको 10 करा, 10 का स्क्वायर क्या हो गया? 100 हो गया। तो 100 का जो योग होगा बेसिकली ये न्यूनतम होता है। ये इस एरिया के प्लस करेंगे तो ये न्यूनतम के परिप्रेक्ष्य में होता है। कोई भी चीज़ संकेतों के अपेक्षा, मैम एक बार म्यूट रहिएगा। संकेतों की अपेक्षा करते हुए माध्यिका से विचलन का योग जो है बेसिकली यहाँ पर देखो, माध्यिका के साथ विचलन का योग भी न्यूनतम को दर्शाएगा। मैं आपसे कहूँगा कि ए बी सी को ही लगाइए। ए बी सी ऑप्शन में जहाँ पहला लिखा हुआ है यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुलक के साथ विचलन में योग नहीं वर्गों का होता है, ठीक है। वर्गों का नहीं, वर्गों का तो माध्य के साथ होता है, बहुलक के साथ नहीं होता है, ठीक है। संकेतों के साथ में माध्यिका के विचलन में आप कर सकते हो, सिंबल के साथ में, ठीक है। तो यहाँ सही जवाब होगा आपका पहला वाला। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। सवाल कहता है डब्ल्यू डब्ल्यू। देखिए ये एक विद्वान का नाम है ना। यहाँ पे टू द पॉइंट, या आप ये कह लीजिए कि फैक्ट के द्वारा दी गई बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्तों के अकॉर्डिंग देश के अर्थव्यवस्था और समाज के विकास के 5 चरण को श्रृंखला के माध्यम से इन्होंने बताया था। और यही 5 चरणों को इन्होंने कहा है कि भाई आप जो है क्रमबद्ध तरीके से लगाइए। अच्छा स्क्रीन दिखाई दे रही है या मैं आप थोड़ा सा जूम कर लूँ? थोड़ा सा कर लीजिए सर। थोड़ा सा जूम कर लो। आप लोग भी अपने फ़ोन को ना थोड़ा सा रोटेट करके जूम कर लीजिएगा ताकि आपको और क्लियर और स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है। इतना सही है सर। जी सही होना चाहिए, ठीक है। चलो आ जाइए क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन आपके सामने। सवाल बड़ा आसान सा दिया गया है। मैं चाहूँगा कि आप लोगों इस सवाल पर थोड़ा सा विचार करें। मैं आपको बता दूं, आर्थिक विकास और वृद्धि की इन्होंने 5 चरण बताए थे, है ना। नाम क्या आता है? रोस्ट्रो के। आर्थिक विकास को हम लोग अर्थव्यवस्था और समाज के विकास के भी नाम से संबोधित करते हैं। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पे कि 5 कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि परंपरागत समाज आएगा नंबर 1 पर, और ए आएगा। नंबर 2 पे आपको जो है दर्शाना है प्रस्ताव के पूर्व शर्तों को लेकर, यानी ई को। नंबर 3 पे आपको दर्शाना है प्रस्थान को लेकर। नंबर 4 पे आपको दर्शाना है परिपक्वता की ओर अग्रसर को लेकर। और नंबर 5 पे आपको दर्शाना है उच्च उपभोग का काल को लेकर। थोड़ा सा इस प्रश्न को समझेंगे अभी आप लोग। पहले एक बार ऑप्शन को मिला लेते हैं। ए ई सी बी डी और विकल्प आप। अब देखिए ये 5 चरण सर 1960 में बताए गए। कब बताए गए? 1960 में बताए गए। मैं आपको बता दूं, आर्थिक विकास के चरणों को इनका लिखने का आशय ये था कि परंपरागत समाज को लेकर, या जो भी यहाँ पे लक्ष्य दिए गए हैं कि प्रस्थान हेतु पूर्व शर्त लेकर, प्रस्थान को लेकर, उच्च उपभोग काल को लेकर, परिपक्वता की ओर अग्रसर को लेकर, इनमें एक प्रकार से विकास की प्रक्रिया में जिक्र किया। अच्छा विकास किस परिप्रेक्ष्य में? जैसे अगर मैं ए वाले को कहता हूँ परंपरागत वाले समाज को, तो इसको थोड़ा सुनिए। इस चरण में ना विशेषता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। पहले वाले में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, जिसमें गहन श्रम, निम्न स्तर पर व्यापार और ऐसी आबादी होती जिसके बारे में विश्व और वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होता है। दूसरा पॉइंट था इसमें प्रस्थान को बेसिकली उड़ान भी कहते हैं। उड़ान भरने के लिए पूर्व की शर्तें, या प्रस्थान हेतु पूर्व शर्तें। आपने सुना होगा आगमन कर रही है ना, प्रस्थान कर रही है, इस तरीके की आवाज़ आप लोगों ने शायद रेलवे स्टेशन हो गया या एयरपोर्ट हो गया वहाँ पे सुना होगा। शुद्ध हिंदी का प्रयोग है। तो इसको आप लोग साधारण शब्दों में उड़ान भी कह सकते हैं, या किसी चीज़ को चलने की प्रक्रिया को बता सकते हैं। तो यहाँ समाज निर्माण और अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों पर बात की गई। दूसरे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों पर बात की गई। तीसरा आपका आता प्रस्थान, यानी केवल उड़ान। तो रोस्तों ने इस चरण को गहन विकास की अवधि के दौरान में ना औद्योगिकीकरण शुरू किया था। यहाँ पर तीसरे में औद्योगिकीकरण, जो श्रमिक और संस्थान के नए उद्योग शामिल हुए थे। बी यानी जो उच्च उपभोग का काल होता है, जिसे उच्च सामूहिक उपभोग युग इसको बोला जाता है, युग। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका इस अंतिम दलित चरण को कब्जा कर लिया और यहाँ अर्थशास्त्रीय प्रणाली को बेसिकली भूमिका अदा किया, अर्थशास्त्रीय प्रणाली को। इसी वजह से इसे उपभोक्तावाद के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट आ जाता है आपका डी, जो दर्शाता है आपको क्या?
डी वाला क्या था भाई? उच्च उपभोग। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट डी वाला बता दिया। बी वाला बेसिकली परिपक्वता की ओर जाता है। देखिए ये भी सही है, प्रौद्योगिकी की ओर अगर आप जा रहे हैं ना, तो वो प्रौद्योगिकी की ओर जाना क्या कहलाता है? परिपक्वता की ओर जाना, प्रौद्योगिकी की ओर। मतलब ये हुआ कि जीवन स्तर में सुधार करना, प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कमजोर और विविध जो होती है उस पर विचार विमर्श करना, उन शब्दों में ये नाम आता है। ठीक है, तो यहाँ सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर 3 ही होगा आपका। दो नहीं, इसमें क्लेम वगैरह मत लगाइएगा इस पर। ठीक है, इसके साक्ष्य हैं। आगे बात करते हैं। समझ में आ रहा है सवाल? प्लीज जी जी सर। सर। बताइएगा। अच्छा, अभी मैं लास्ट में पूछूंगा, आज 100 हो जाएगा। आप लोग में से सभी बच्चे मुझे बताइएगा कि किसका कितने नंबर है। ठीक है, ये थोड़ा सा स्क्रीन जो है आज स्लो चल रही है। आगे देखिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो सर्वप्रथम किस वर्ष जो है प्रकाशित किया गया था? ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। 1948। 1948। नाम भी बता सकते हैं आप लोग मुझे, प्लीज़ बताइएगा नाम। कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। निम्न कथन में अगर हम बात करते हैं समाज मिति को लेकर, समाज मिति का शब्द स्टीवेंस एक सकारात्मक रोल जो है अदा किया है। और मैं आप सबसे कहूँगा कि इसमें ना देखिए, समूह के अंतर वैयक्तिक आकर्षण का चित्रण और मापन की विधि शामिल है। ठीक है, और फिर उसके बाद विधि समाज अभिलेख और समूह सदस्यों के आकर्षण और अभिरुचि का प्रतिनिधित्व किया जाता है। ये भी आपका सही है। समूह में व्यक्तियों की भूमिका को अधिनियमित करता है, ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है, अधिनियमित रूल रेगुलेशन में बांधना मतलब मानदंड थोड़ी है ये। ठीक है, ये तो एक प्रकार से मापन का काम है ना, कि हम वही देखते हैं कि उसका व्यवहार कितना सुधार हुआ उसके बिहेवियर में। और इस विधि के नेतृत्व की अवधारणा अलगाव की जांच करने की प्रक्रिया में आता है। ये भी आपकी बात सही रहेगी। यह विधि समूह संबंधों को उत्कृष्ट के रूप में अंतर विषय की जांच भी करता है। ये भी सही होगा। ए बी डी ई, देखिए ए बी डी ई ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या जाएगा? तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, ये भी आपका सत्य है। आगे बात करेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो यही प्रश्न थे जो प्रश्न आप लोगों को बेसिकली थोड़ी सी कंफ्यूज करते थे। अब देखो ऐसे प्रश्न तो सभी बच्चों ने लगाया होगा, है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ दमन विरोधी समाजकारी सिद्धांत और व्यवहार को लेकर, तो नाम आपको लीना डोमी का नंदी का नाम आता। रेडिकल सोशल वर्क, देखो मैंने आप लोगों को बताया रॉबर्ट बेक का नाम बताया। अरे क्या बात कर रही है, ये नाम आता है बेक का। ठीक जी। है, और उसके बाद सम आलोचना का अगर हम बात करते हैं समाज कार्य की प्रक्रिया में, तो यहाँ पे जैन फूक का नाम आ जाएगा। शक्ति आधारित समाज कार्य की बात अगर हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर डेनिस जो है सलीबी का नाम आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो विकल्प कौन सा जा रहा है, आई थिंक दूसरा जा रहा है ऑप्शन 2। 2 जा रहा है ना। तो ये आप आसानी से कर सकते थे। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, बड़े इजी हैं, आप आसानी से कर सकते हो। देखिए ये तो और इजी सवाल, ये शायद दूसरा सवाल आया हुआ है आई थिंक। भारत में प्रथम चिकित्सा समाज कार्यकर्ता को 1946 में निम्न में से कहाँ नियुक्त किया गया था? तो आप आसानी से जवाब दे सकते है कि नहीं। आसान सा सवाल है, आप आसानी से इसके जवाब भी मुझे दे सकते थे, है ना। तो आयोग को भी आपने यही दिया है, बहुत अच्छा काम किया। देखो ये थोड़ा सा सवाल मुझे लग रहा था कि ये जाएगा आप लोगों को किस में जाएगा? हाँ सर इसका ऑप्शन सही होना चाहिए ना। अब बेसिकली इस ऑप्शन में कहा गया कि लघु कम्युनिटी है, एक स्मॉल कम्युनिटी पद है। ये बताइए किस समुदाय के वर्णन के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका किस समुदाय के लिए? आप देखो ये बेसिकली बहुत बच्चे कहते हैं बेसिकली जनजाति को लेकर, तो कुछ कहते हैं गेटेड कम्युनिटी को लेकर। खेती और एग्रीकल्चर होता है, और LGBTQ जो कम्युनिटीज़ होती है ये भी इसको रिलेट नहीं कराएगा, है ना। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो गेटेड कम्युनिटी यहाँ पर बेटर माना जाएगा, है ना, गेटेड कम्युनिटी के संदर्भ में। तो ग्रामीण समुदाय, यहाँ पे रेडक्लिफ ब्राउन महोदय ने जब लघु कम्युनिटी के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि ग्रामीण समुदाय को कृषक समाज परिभाषित करते हुए कहा था, वो एक डेफिनेशन दिया था। तो परिभाषा मेरे हिसाब से नहीं दिया है, यहाँ पे पद दिया है। और परिभाषित करते हुए कहा कि ग्रामीण लोग जो है जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। तो अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं ग्रामीण लोग, यानी कृषक लोग। और कृषक जैसा शब्द अगर हम बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाता है, खेतिहर बन जाता है, एग्रीकल्चर बन जाता है ना। तो क्या बन जाता है? एग्रीकल्चर बन जाता है। तो रेडक्लिफ ब्राउन का ग्रामीण समुदाय के नाम से किया गया, तो वो लिटिल कम्युनिटी के नाम से, है ना। बताइए क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं क्या कोई बच्चा इस पर? नो सर।
तो मेरे हिसाब से मैं बताऊं तो परिभाषा नहीं, इसने पद दिया है, पोजीशन दिया है। और पोजीशन की प्रक्रिया में जैसे ये दोनों पॉइंट बन सकते थे मेरे हिसाब से, और परिभाषा अगर यहाँ पे कहता तो ये कृषक बन जाता, ऑप्शन नंबर बी वाला बन जाता। फिलहाल मैं कहूँगा इस पे लगाइएगा स्टार, है ना, मे बी हो सकता है। जी सर। हाँ सर, आयोग ने थर्ड माना है ना इसको। थर्ड माना है, सर आयोग ने सर बी माना है, खेतिहर माना है। सेकंड खेतिहर माना है सर, खेतिहर समुदाय। हाँ तो खेतिहर माना है तो फिर हो सकता है मे बी कि भाई सही हो जाए वो। विश्व पर्यावरण दिवस जैसा कि आप सभी को पता है भाई 5 जून को मनाते हैं, 5 ठीक है 5 जून को मना लीजिए आप लोग। फिर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की बात 10 करेंगे तो दिसंबर 20, ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आया है ना, 14 अप्रैल। तो ये आपका बन जाएगा 14 अप्रैल को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 10 दिसंबर को। और ये नहीं गलत हो रहा है ये तो ना, सर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार 10 दिसंबर। सर बी का थर्ड आएगा। विश्व पर्यावरण ऑप्शन दिवस बी का आपका 5 जून का हो जाएगा, पहला ठीक है। और फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो हो जाएगा वो 10, 10 दिसंबर। और फिर सामाजिक न्याय दिवस हो जाएगा वो 14 अप्रैल। और विश्व ज्ञान दिवस की बात करेंगे तो ये कहाँ से आ गया, 20 फरवरी सर। 20 फरवरी। ये 20 फरवरी आ गया। जी सर। कौन सा ऑप्शन जा रहा है यहाँ पे, चौथे का चौथा, पहला वाला ऑप्शन जा रहा है ये बात? यस सर, पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन जा रहा है, पहला सही है फिर पहला नहीं सर, सेकंड होना चाहिए ना, फर्स्ट का तो नहीं है। तो। अरे हाँ सेकंड होना चाहिए। सेकंड। एक मिनट रुकिए थोड़ा, ये सवाल लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूज। सर ये उल्टा हो गया, सी का आएगा 20 फरवरी और विश्व ज्ञान दिवस का आएगा 14 अप्रैल। एक मिनट, पहले तो मैं 20 से 5 को लगाता हूँ, 5 में देखिए कहाँ कहाँ पे है, 5 है कोई पर्यावरण दिवस में, दूसरा कहाँ कहाँ पे है, यहाँ तो केवल सर ऑप्शन बी। बी मिल रहा है, फिर बी का तीसरा मिल रहा है, बी का तीसरा में ये हो गया, फिर यहाँ पे सी का चौथा मिल रहा है, ठीक है 20 से, चलो ठीक है बी वाला ही ऑप्शन सही आएगा। यानी आपका यहाँ पे दूसरा होना चाहिए, है ना, है कि नहीं, कौन सा होना चाहिए, बी सर। सेकंड। सेकंड सर। सही जवाब है। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है और ये सवाल है व्यक्तित्व के सिद्धांत उसके प्रतिपादन का मिलान करिएगा। बहुत आसान सवाल है, मैं तो कहूँगा कि आप लोग बता भी दोगे। एक आसानी से आप आइडेंटिफाई करके मुझे बता सकते हो कि नाम क्या जाना चाहिए यहाँ पे, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्रॉइड। जल्दी पढ़ाया आप लोगों को। जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। मानवतावादी का सिद्धांत भी मैंने अभी एल्बर्ट बंडूरा। नहीं, मानवतावादी तो कल अब्राहम मैस्लो नहीं है क्या, नहीं नहीं। अब्राहम मैस्लो नहीं है भाई, तो चलो ठीक है, अगर अब्राहम मैस्लो नहीं है ना तो आप लोग नाम लगाइएगा यहाँ पे कार्ल रोजर्स का, ठीक है, कार्ल रोजर्स का, और ज्ञानात्मक में लगा दीजिएगा अल्बर्ट बंडूरा का नाम। अवलोकनात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, इसके कई नाम है, मैंने सभी नाम है आप लोग को नोट करवा रखा है। विकल्प क्या गया है यहाँ पे बताइए जरा एक बार, क्या 4 वाला सही जाना चाहिए, ऑप्शन 4 सर। चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा सा अगर मिनिमाइज करूँगा ना, थोड़ा सा छोटा करूँगा तो सब साथ में आएगा। चलिए 10 विद्यार्थियों का प्राप्तांक में निम्न डेटा का बहुलक बताइए, गणना बताइए सबसे ज़्यादा कौन संख्या है, 27। 27, 1 2 3, 3 बार आया हुआ है ना, तो यानी आपका बी वाला ऑप्शन जो है आपका सही है, बाकी तो सब 1 या 2 बार आए हुए हैं। आगे बात करते हैं रविंद्रनाथ म्यूट रहिए प्लीज। श्रेया बंदूरा। क्या हुआ, कौन है, श्रेया, श्रेया बंदूरा। श्रेया कहाँ चली जाती भाई। देखो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रारंभ किए गए थे ग्रामीण पुनर्निर्माण के 15 बिंदुओं में से निम्न में से कौन सा बिंदु शामिल नहीं है, नहीं है, नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है, आपको बता दें, एकता भाईचारा शामिल है, पदार्थ अल्कोहल का उपयोग करना शामिल है, श्रेया म्यूट रहे, ठीक है, अकाल और सामना करने हेतु सहकारी अनाज स्टोर का गठन करना शामिल है, भाईचारा एकता भावनाओं की शामिल है, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल अवसंरचना का प्रोत्साहन करना ये ग्रामीण पुनर्निर्माण के अंतर्गत रविंद्रनाथ टैगोर का स्टेटमेंट नहीं है। अतः आप सभी लोग यहाँ पर विकल्प
थर्ड को लगाएं, यही ऑप्शन सही होगा। और देखो इस बच्चे ने ये काम बहुत अच्छा किया है कि इसने केवल और केवल सी का ही चुनाव किया है, थर्ड का। यही सवाल आपके नेट और जेआरएफ निकालेंगे इस बार, ये बात ध्यान रखिएगा, यही सवाल। रोग के कार्य कारण भाव के बोध का सिद्धांत समय के साथ विकसित हुआ है। रोग कार्य कारण भाव के बोध, बोध का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, ठीक है ना। ऐतिहासिक क्रमिक विकास का कालक्रमानुसार दर्शाना है, मतलब एक कालक्रम के अनुसार में रोग के परिप्रेक्ष्य में आपको कार्य कारण के रूप में प्रस्तुत करना है। मेरे कहने का आशय आएगा सबसे पहले रोग का विषयक सिद्धांत, ये आपका पहला स्टेटमेंट बनेगा। फिर उसके बाद ये देखो मेडिकल जो यूनिट नंबर 9 है उसमें मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा। उसके बाद आपका आ जाएगा रोगाणु का सिद्धांत, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आपका महामारी तिकड़ी शब्द आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आपके सामने बहुकारक जो है बहुकारक कार्य कारण आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी वाला है। फिर लास्ट में आपका बनेगा डी, ठीक है। तो सी ई ए बी डी फर्स्ट। कहूँगा कि विकल्प आपका सही है। ये रोग के कार्य कारण के भाव को समझ के सिद्धांत के समय के साथ विकसित हुआ था, अंडरस्टैंड के आधार पर है, और उन्हीं पर ये बेसिकली जो है सवाल पूछा गया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था महामारी के बारे में। जैसे महामारी तिकड़ी, मतलब महामारी तिकड़ी का मतलब क्या होता है, भौगोलिक क्षेत्र को रिलेट करते हुए उसने बताया, है ना। भौगोलिक क्षेत्र को रिलेट करते हुए तिकड़ी शब्द को शामिल किया। बहुकारक भी शब्द शामिल है, रोग का विषय सिद्धांत भी शामिल है। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही जाएगा आप लोगों का। इसके नोट्स आप लोगों को मिलेंगे क्लास में, निश्चिंत रहें। विकल्प आपका वहाँ पे कौन सा सही था, पहला। स्वास्थ्य संबंधित कुछ समिति बनाई गई हैं, अरे बड़ी फेमस समितियां रही हैं, जैसा कि आप जानते भी होंगे। भूरे समिति जो है सन 1900, भूरे समिति की अगर हम लोग बात करेंगे सन 1943 आ जाएगा, 1943 आ जाएगा। चड्ढा समिति की बात करते हैं अगर हम लोग तो क्या विकल्प आना चाहिए, 1963 आना चाहिए। जंगल वाला कमेटी है या समिति है, आप इसे कहेंगे 1967 कहेंगे। करतार सिंह की समिति की अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा तो ये 1973 आएगा। तो विकल्प यहाँ पर जो बनना चाहिए वो विकल्प आपका यहाँ पर 2 बनना चाहिए, ऑप्शन 2। हाँ 2 वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, 3 समितियों के बारे में, ये स्वास्थ्य से संबंधित समितियाँ हैं, ठीक है। पंचायत से नहीं, ऐसे पंचायत से भी आती हैं, ठीक है, पंचायत से भी ऐसी समितियाँ आती हैं परीक्षा में, तो वो मैं आप लोगों को करवाऊँगा। अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है, और ये सवाल रहा आपके सामने, ठीक है। कार्य क्षेत्र एवं व्यक्ति के नाम को मिलाना है। बताइए कार्य क्षेत्र सती प्रथा किसका नाम आता है, बताइए। राजा राम मोहन, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। कुष्ठ निवारण रोग को हम लोग बाबा आमटे। महिलाओं की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में सरोजनी नायडू। मूर्ति पूजा के विरोध परिप्रेक्ष्य में बात, दयानंद सरस्वती का नाम। तो विकल्प मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑप्शन 2। 2 होना चाहिए। ये प्रश्न तो ऐसे सवाल सभी लोगों ने किया है, तो इनका तो कोई मूल्य जी सर। हाई होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि रीज़न यही होगा, क्योंकि ये ऐसे सवालों को सभी बच्चों ने किया है। व्यक्तिगत समाज कार्य की प्रक्रिया आप सभी को बता सकता हूँ, ये सवाल आप जानते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, प्रवेश आएगा। फिर उसके बाद क्या आता है, प्रवेश के बाद अध्ययन आता है भाई साहब। अध्ययन के बाद क्या आ जाएगा आपका, निदान। हाँ, अध्ययन के बाद निदान आ जाएगा, और निदान के बाद आपका उपचार, और उपचार के बाद आपका फॉलोअप, मतलब अनुवर्ती। हाँ, फॉलोअप कह लीजिए या आप उसे कह लीजिए। तो क्या आप इसमें से कोई विकल्प आप चुनना चाहेंगे, बता सकते हैं आपकी कौन सा विकल्प है। सर दी जाएगा। 4th जाएगा, 4th। तो विकल्प 4 ही सही है, आयोग ने भी शायद यही दिया होगा। आयोग ने इस बार काम मेरे हिसाब से लग रहा है 119 तक सवाल पे हम लोग आ गए हैं। बड़े ही केयरफुली, बहुत ही ध्यानपूर्वक यहाँ तक क्वेश्चन को बनाया है, लेकिन अभी आगे आपको कुछ मिलने वाले हैं यूनिक के रूप में। जिन बच्चों के नंबर कम है तो मे भी लगता है कि नंबर वहाँ से थोड़ा सा बढ़े। PRA की बात करते हैं। PRA पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। तो ये दृष्टिकोण किस द्वारा, अरे भाई ये तो आपको पता होना चाहिए कि रॉबर्ट चैम्बर्स, ये मैं आपके पेपर होने से पहले बताया था। जिस दिन पेपर था उसके एक दिन पहले ही आपकी क्लास थी, वहाँ पर मैंने आपको PRA के बारे में जिक्र करवाया था, क्योंकि एक क्वेश्चन आया हुआ था, हम प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पे। रॉबर्ट चैम्बर्स का नाम था ये। इसकी टॉपिक भी हम लोगों ने कवर कर रखा है। आसान सा सवाल था, बच्चे ने भी सही जवाब दिया है इस सवाल का।
मनोनाटक से सम्मिलित है कुछ बातें। क्या हो सकते हैं मनोनाटक, बताइए। क्या हो सकते हैं मनोनाटक में सम्मिलित? चलो मैं बताता हूँ, फिर सुने। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ, नाटक की प्रस्तुति के लिए पेशेवर अभिनेता की आवश्यकता होती है, ये स्टेटमेंट पहले ही गलत आ गया है। एक समूह में व्यक्तियों की भूमिका प्रदर्शित होती है, ये बात सही है आपकी। फिर आवश्यक हो तो व्यक्ति के जीवन और वास्तविकता पर भी हो सकती है, ये भी बात सत्य है। फिर उसके जो है विदेशी को मूर्त रूप में अवसर देना, मतलब देखो बेसिकली जब भी कोई क्रिया हो रही है मूर्त परिप्रेक्ष्य में हो रही है और वो भी वस्तुनिष्ठ तरीके से देखा जा रहा है, तो वो भी सही है। तनाव और द्वंद्वों के रोगापचार के लिए साधन के रूप में भी कार्य करेगा। केवल पहला पॉइंट गलत है, बी सी डी लगा दीजिए, बी सी डी ई कहाँ पर है, कहीं है? ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 सर। ऑप्शन 4 सही है, फिर ऑप्शन 4 आपका सही है। निम्नलिखित परिभाषित शब्दावलियों में से बताइए कौन सी गुणवत्ता संबंधित जांच से संबंधित हो सकता है, ये सवाल आपके सामने है। तो मैं आपसे कहूँगा कि एक दृष्ट घटना विज्ञान, जिसको फिनोमिनोलॉजी कहते हैं। दूसरा मैं आप लोगों से कहूँगा कि व्याख्यात्मक शब्द याद रखिएगा। तीसरा निर्जातीय वर्णन याद रखिएगा। आसान सा सवाल था भाई ये, और यही शब्द बेसिकली गुणवत्ता जांच के संदर्भ में आता है। तो ए सी ई को लगाइए, ए सी ई को लगाइए, ऑप्शन 4 ये ऑप्शन आपका सही जाएगा। ये ऑप्शन सही है। आगे बात करेंगे, अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। और देखो यहाँ पे एक एंड्रे जो है, गुंदर फ्रैंक और वाल्टर रोडनी, ये कुछ विद्वान के नाम आ रहे हैं यूनिक वाले। और यहाँ मैं अगर आपसे बात करता हूँ अग्रणी प्रस्तुतकर्ता कौन है इनके, किस चीज़ के हैं, तो जवाब प्लीज़ एक बार आपकी राय में जानना चाहूँगा, क्या होना चाहिए बताइए। थर्ड ऑप्शन सर। थर्ड ऑप्शन की तरफ आप कीजिए। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब, अगर आपने जवाब मुझे यहाँ पे दिया है कि जो है भूमिका के रोल में या यहाँ पे आश्रयता का सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में, तो आपका ये करेक्ट स्टेटमेंट माना जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ यही ऑप्शन ही आपका सही माना जाएगा। जो आश्रितता का सिद्धांत है, कुछ देशों के अमीर होने और कुछ अन्य के गरीब बने रहने के कारण ही पड़ताल करता है। तो उन्हीं प्रक्रिया में बेसिकली अल्प विकास की आश्रितता का सिद्धांत आया था, और इसी सिद्धांत को जो है एंड्रे, गुंदर फ्रैंक और वाल्टर रोडनी के द्वारा जो है प्रस्तुत करता है। और ये आपका सही जवाब जाएगा, केवल और केवल आपका सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है, ये आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने कहता है कि सामूहिक सौदेबाजी यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग पद का रचना जो है किसके द्वारा की गई थी। ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, हम लोगों ने इस पर कई पर चर्चा किया भी है, और आपने जवाब भी मुझे बहुत आसानी से दे दिया कि सिडनी और जो है वेब के द्वारा, सिडनी और वेब के द्वारा, बीएट्रिस वेब। आगे बात करेंगे, अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ रहा है 124, और आप जवाब दे सकते हैं कि बताइए निःशक्त या डिसेबिलिटीज़ व्यक्तियों के सरकारी नौकरी में निश्चित प्रतिशत का जो प्रावधान है, वो निःशक्त व्यक्तियों समान अवसर अधिकार संरक्षण पूर्व भागीदारी अधिनियम सन 1955 वाला है। इसी को बनाया गया है 2000 RPWD एक्ट 2016 में आया था ना, 2016 में है ना RPWD एक्ट। जी सर, 2016। हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन सही, ये तो मैं आपको पढ़ाया भी हूँ, RPWD एक्ट में आप देखोगे ना PDF में, उसमें मिल भी जाएगा आपको, पहला विकल्प सही है। यही सब प्रश्न आपके नंबर बढ़ाने वाले हैं। अब देखिए ये सवाल के ये नंबर थोड़ी बढ़ाएंगे आपको, क्या अनुच्छेद में बताइए अस्पृश्यता का न्यूनतम उन्मूलन उल्लेख कौन सा है, तो ये सबको पता है ना। ये नंबर आपके लिए बढ़ाने वाले नहीं हैं, है ना, ये नंबर नहीं बढ़ाने वाले हैं क्वेश्चन। फिलहाल ये तो आपको आना भी तो चाहिए, ऐसा भी नहीं कि आप पता चले गलत करके आ जाओ, है ना। निम्न में से कौन सी स्थिति सामूहिक व्यवहार हेतु सहायक नहीं है। अब देखो यहाँ देखो, मैं बता दूं आपको, एक बच्चा भी मुझसे सवाल कर भी रहा था, तो व्यक्तिगत लक्ष्य और उपलब्धि साफ शब्दों में कह रहा है कि ये समूह वर्ग या समूह व्यवहार के अंतर्गत शामिल नहीं होगा, तो विकल्प आपको 4 ही करेक्ट जाएगा। बाकी तो सभी जो क्रियाएं होती हैं वो समूह को रिलेट कराती हैं या समुदाय को भी रिलेट करवाती हैं। क्वेश्चन नंबर 127,
परियोजना हेतु बजट तैयार करने निम्न में से कदमों का सही क्रम आपको चुनना है। मतलब एक आइडेंटिफिकेशन के आधार पे आपको सही तरीके से क्रम का चुनाव करना होगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि सबसे पहले आप क्या करोगे, क्रियाकलापों की पहचान करना या उसकी योजना बनाना। क्या आपके लिए ये पॉइंट जो सी वाला है पहले नंबर पे आएगा, यस या नो? जी सर, हाँ हाँ आएगा। जी सर। बिल्कुल। यहाँ अगर आपने मुझे कहा है कि जो पॉइंट आपका सी बन रहा है ये पहले नंबर पे, तो आपने सही बोला है। फिर आपका बनेगा श्रेणीवार व्यय को निर्धारण करने में यानी ए, फिर आपका बजट रूप प्रारूप को बनाने के संदर्भ में बी, फिर उसके बाद परिवर्तन के साथ आय और व्यय के परिप्रेक्ष्य में ई, फिर उसके बाद बजट निगरानी। निगरानी लास्ट में ही आता है, जैसा कि आप सबको पता भी है। विकल्प यहाँ पर इस बच्चे का अगर सवाल सही गया, ऑप्शन 4 सर। हाँ समझो ये बच्चे सवाल सही तरीके से कर रहा है। अगर यहाँ पे सही किया है तो आसान सवाल इसी तरीके से करता, देखो ये तो गलत कर दिया भाई, ये पहचान होती है, मतलब आइडेंटिफाई तुरंत कर लो इससे। अब देखो ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये सबसे आसान सा सवाल, ये सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, है ना। कोई 5 नंबर की नहीं करने वाला है ये, तो जैसा कि आप सबको पता ही है। समेकित बाल सेवा बताइए 1975। 1975। अच्छा, दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में बताइए फिर। 2013। और स्वच्छ भारत मिशन 2014। 2014। विकल्प आपका कौन सा गया है? 4 ही गया ना जी, 4 विकल्प आपका सही है। जी सर। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। देखो, विकास की प्रगति में एक परिवर्तक समुदाय को एकजुट करने के लिए निम्न में से डैश विशिष्ट भूमिकाओं का निष्पादन करता है। 129। क्या कहना चाहोगे? क्या आप एक उत्प्रेरक को शामिल करेंगे? बिल्कुल। क्या आप प्रक्रिया सहायक होती है ये भी शामिल करेंगे? बिल्कुल। क्या संसाधन शामिल करेंगे? बिल्कुल। क्या राजनीति को नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? राजनीति मैंने हमेशा बताया है निगेटिव शब्द आता है और एक द्वंद्व, जी सर। तो आप ये बात कह सकते हो कि भाई ए बी सी ई जहाँ पर होगा वो आप चयन करिए। देखिए ऑप्शन 2। तो इस तरीके के सवाल लगाइए। देखिए अब यही सवाल होता है। अब इसमें हालांकि जो बच्चे मेरे से पढ़े होंगे वो तो राजनीतिक एलिमेंट कर देंगे, जो नहीं किए होंगे बेसिकली वो सोचेंगे कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स नेता वगैरह की बात होती है समुदाय में, इसलिए लाओ राजनीति को भी हम लोग चुनाव कर लेते हैं, जो कि ये नेगेटिव शब्द है। ठीक है, इसने 3 लगाया भी है विकल्प में, है ना। ठीक है, सही गया है कि नहीं बताइए। जी सर। अब देखो, निःशक्तता का एक प्रथम विश्व प्रतिवेदन जो रिपोर्ट आया था वो 2011 में आया था। प्राप आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का प्रारूप जो बनाया गया था वो 2011 में बनाया गया था। हाँ, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट से दूसरा सवाल है ये भाई, बात समझ रहे हो ना। 2011 में ही इसका विश्व प्रतिवेदन लाया था, बस समझ के रखिएगा ये। और इसमें बच्चे ने यहाँ पे लगाया है बी वाला ऑप्शन, यानी 2009 में कहा आया था भाई। ये देखिए सवाल, स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप एसजी के 5 दिनों में बेची गई वस्तुओं की संख्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए संख्या दिया गया, औसत बिक्री कितनी होगी, तो सबको प्लस करके 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 दिनों की बात हो रही है और 5 जो है वस्तुओं की संख्या है, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो आप यहाँ पे करिए, देखिए 20 और 30 कितना हो गया? 50, ठीक है। और ये हो गया 50 50 50 100 और यहाँ पर आ गया 15, तो 115 से आपको 5 से डिवाइड करिए, 23 आंसर आएगा। 5 2 20 और यहाँ पर बचा 1, 15 हो गया, 5 3 हो गया 15। तो आप कह सकते हो 23 ऑप्शन जो जा रहा है यहाँ पर 4 वाला विकल्प, ये आपका सही हो जाएगा, है कि नहीं। ये आपका सही हो गया 4 ऑप्शन। किशोर न्याय अधिनियम 2000 की बात करते हैं अगर हम लोग, इसमें कुछ मुख्य विशेषताएं दर्शाई गई हैं। अब बताइए इसमें कौन कौन सी विशेषता है, इसको बड़े ध्यान से आप लोग करने का प्रयास करिएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 18 साल से कम आयु के बच्चों के लिए परिभाषित किया गया ये बात सार्वभौमिक सत्य है। मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ इस एक्ट के बारे में। शुरुआत मैंने आप लोगों से यूनिट नंबर 10 से किया था लास्ट क्लास में, और ये मैंने आपको बताया भी है, ये आपका सही होगा। बच्चों के 2 श्रेणियों में देखभाल को संरक्षण की आवश्यकता होती है, बच्चों को और उसकी विविध
विरुद्ध जो द्वंद्व होता है, संलिप्त बच्चे होते हैं, उनको पृथक किया जाता है। बिल्कुल, तभी तो आप उसे भेज सकते हो अलग अलग घरों में, या आप ये घरों में की बजाय अगर मैं आपसे कहूँ अलग अलग तरीके से उसका पुनर्वास करने की प्रक्रिया में, अलग अलग उसको पुनर्वास करने की प्रक्रिया में, ठीक है, उन संदर्भ में होगा देखभाल संरक्षण के रूप में। तो ये पॉइंट भी आपका सही होगा। देखभाल हेतु संरक्षण हेतु आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं वो सीधे संप्रेषण गृह में भेजा जाते हैं। तो सीधे कैसे भेज सकते हो भाई, ये स्टेटमेंट गलत है। बेसिकली ये किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत नहीं है, 2015 वाला अगर होता तो आप लोग यहाँ पर इसको करेक्ट कर देते। इसी वजह से यहाँ पे 2000 लिखा हुआ है मुख्य विशेषता के रूप में, इसलिए सी नहीं होगा। विधि के विरुद्ध द्वंद्व में संलिप्त बच्चों किशोर गृह में, ये भी नहीं होगा भाई, ये किशोर गृह में भी बात की बात हुई है, ठीक है, 2000 में नहीं हुआ था वो। बच्चे को पुनर्वास और सामाजिक समेकन के लिए हो सकता है, तो ए बी ई देखिए होगा, केवल ए बी ई कहीं पर है, थर्ड ऑप्शन सर। थर्ड है भाई, तीसरा सही होगा, तीसरा सही होगा। अगले सवाल की तरफ रुख करना हम लोग उचित समझेंगे, और अगला सवाल आ रहा है आपके सामने। ये देखिए, मैंने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया है समूह कार्य की अवस्था को लेकर, जहाँ गर्लैंड का नाम मैंने बताया था, जॉन्स और कोलोडंडी का नाम बताया था, कोलोडनी का नाम बताया था 1976 में। बताया था कि नहीं बताया था? बताया था भाई। बताइए। संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इनके द्वारा बताया जो गया था वो बताया गया था आप लोगों को पूर्व संबद्धता यानी ए, फिर उसके बाद शक्ति नियंत्रण, फिर उसके बाद ए आत्मीयता, फिर उसके बाद बी विभेदीकरण, फिर उसके बाद पृथक्करण, अलगाव। तो ये ऑप्शन जाएगा, जहाँ होगा ई डी ए बी सी, ऑप्शन बन जाएगा आपका बी विकल्प सही, ठीक है। ये मैंने आपको इग्नो की किताब से भी आप लोगों से प्रोवाइड कराया है, बच्चे ने सही जवाब भी दिया है ना। यहाँ जो ये पीडीएफ आप देख रहे हैं अपने ही एक स्टूडेंट के पीडीएफ है। कौन सी कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत योग्य है ना। तो मैं आप सबसे कहूँगा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बताना है आपको, बताओ कौन कौन सी कंपनियां बेसिकली यहाँ पर योग्य मानी जाएंगी। तो देखो, जिनके पास 5 करोड़ रुपए का कुल आय या उससे अधिक होगा तो वो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत वो योग्य मानी जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 1000 करोड़ टर्न ओवर से कम, ये गलत हो जाएगा। 1000 करोड़ का टर्न ओवर या उससे अधिक होना चाहिए, ये बात आपकी सही है। कम होगा तो थोड़ी ना होता है, तो यह उससे अधिक के रूप में होगा। 5 करोड़ की कुल आय और उससे अधिक होनी चाहिए, ये भी सही हो जाएगा। तो ए और सी और डी को आप चुनिए, कहीं पर है ए सी डी, अरे है ही नहीं क्या ऑप्शन में? अच्छा है तो सेकंड ऑप्शन थर्ड है सर, थर्ड। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। यहाँ इन्होंने एक दे दिया है, गलत जवाब है। समांतर माध्य के बीच में कहा क्या क्या गुण पाए जाते हैं, उसके समांतर माध्य के गुण। एक तो देखो, बोध सरल और परिकल्पन में सुगम बनाता है, सही जवाब। परिकलित मूल्य और श्रृंखला के किसी अवस्थित पर आधारित नहीं होता है, ये भी बात सही है। एक श्रृंखला प्रत्येक मद, देखो प्रत्येक मद का आ गया, प्रभावित नहीं करता। अब समांतर माध्य जब निकालोगे ना सिग्मा करके, तो हर एक मद हो चाहे वो अंक हो, उसका रोल होता है। हम लोग केस वर्क करेंगे या ग्रुप वर्क करेंगे, कम्युनिटी वर्क करेंगे, तो डीआई बनाते हैं ना, तो सभी संख्याओं का उसके जो नंबर होते हैं या जो नाम होता है लिखा होता है, उसकी बड़ी वैल्यूज़ होती है ना, वो प्रभावित करता है। तो ये आपका सही है, नहीं है आपका थर्ड वाला, क्योंकि इसने कह दिया नहीं है, ठीक है। और यह गुणवत्ता पर केंद्रित है क्या इसे गुणवत्ता पर केंद्रित आप मान सकते हैं? तो मैं आपसे कहूँगा कि बिल्कुल मानिएगा, ये भी आपका सही होगा। और फिर लास्ट में बनेगा कि एक अन्यन गणितीय सूत्र में परिभाषित होता है, जिससे कि आप सूत्र जानते ही हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन, है ना, तो ये है ही है। तो बताइए ए बी डी ई कहाँ पर है? ए बी डी ई पहले में, फर्स्ट वाला। हाँ फर्स्ट में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है? आपको कह रहा है कि यूनियन ट्रेड, देखिए भाई ये देखो, मैं आपको एक दिन पहले बता के गया था, है ना, बताया था नहीं बताया था? बताया था, बताया था सर। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आप 1920 करिएगा, यानी 4। फिर उसके बाद द रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस आप इसको 1931 करिएगा, यानी तीसरा।
और फिर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस आप 1947 करिएगा। भारतीय मजदूर संघ भाई फेमस है 1955। विकल्प क्या जा रहा है यहाँ पे? दूसरा वाला ही जा रहा है शायद, है ना? दूसरा ही सही है, दूसरा ही सही है। आगे बढ़िए। निम्न ट्रेड यूनियन को गठन, देखो भाई ये एक सवाल ऊपर ट्रेड का था, वर्ष के साथ दिया हुआ है, और यहाँ वर्ष के कहा कालक्रम में लगाइए। कहा कि नहीं कहा बताइए? जी सर। तो अब आप आसानी से इस सवाल का जवाब भी बता देंगे मुझे, है कि नहीं? चलिए एक बार मुझे बताइए आप लोग कि द रेड ट्रेड यूनियन, है ना, ये कब बेसिकली प्रकाशित हुआ है? आप एक बार मुझे बताएं प्लीज। 1920। ओके, 1920 की तरफ रुख कर रहे हैं, तो क्या मैं 1920 लगा दूं? ठीक रहेगा? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अगर कांग्रेस को लगाऊंगा तो वो ठीक रहेगा ना? बोलो तो सही, अभी तो पढ़ रहे थे आप लोग। अब देखो, क्या ये 1920 कहना उचित रहेगा? जी सर। और फिर द रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करें तो क्या ये 1931 कहना उचित रहेगा? जी सर। अच्छा जी, ठीक है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात अगर हम, 1947। क्या मुझे ये 1947 को लगाना उचित रहेगा? बिल्कुल। अगर मैं आपसे भारतीय मजदूर संघ 1955। 1955। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने कहा था, आपको ट्रिक बताया था, मुझे याद है कि शायद आप लोगों को वो चीज़ें पता भी होगी। अगर इतनी चीज़ें पता थी आपके पेपर में, तो क्या हम अगर मैं आपसे बात कराऊँ, क्या हम मद्रास लेबर यूनियन का स्थापना का वर्ष नहीं निकाल सकते हैं? मैंने बताया था ट्रिक, याद अगर है तो ठीक है बताइए, नहीं याद है मैं बताऊँगा। 1918। अरे भाई ये तो बात सही है, मैं जो पूछा वो बताए नहीं आप। अगर एक नहीं पता है आपको तो आप चार आप जानते थे, तो क्या आप सही विकल्प की तरफ जा सकते थे? यस या नो? हाँ सर, वो ट्रिक बताया था आपने। तो वही ट्रिक आपको बताने थे। यहाँ पर आपको क्या करना, अब हालांकि पता चल गया सभी, तो सबसे पहले आएगा ई, और ई के बाद अगर मैं बात करूँगा तो उसके बाद आएगा सी, सी के बाद आएगा ए के बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा डी। तो विकल्प देखिए कहाँ पर है, ए बी डी। क्या पहला? ऑप्शन 1। ऑप्शन ए ही जाएगा सही। तो ये तो मैंने ट्रिक बताया था कि तरीका कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। बताइए एक सवाल आगे, मूर्ति पूजा कभी ऊपर आपने ट्रिक लगाया था कि दयानंद सरस्वती का नाम, आर्य समाज। तो क्या आप आर्य समाज यहाँ पे लगाना उचित नहीं समझेंगे? बिल्कुल समझेंगे। ऑप्शन आपका तीसरा सही जाएगा। अभी तक मुझे ऐसा कोई सवाल नहीं लग रहा जो क्लेम वाला हो, केवल एक सवाल को छोड़ के। ये सवाल देखे आप लोगों में से कई बच्चे मुझसे पूछे भी थे, और मैंने वहाँ पर मानवाधिकार के संबंध में इसकी जो घोषणा थी, अनुच्छेद थे, जब पेपर देकर आप लोग आए थे तो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ आपका जो आर्टिकल बनेगा वो तीसरा आर्टिकल बनेगा। कौन सा आर्टिकल बनेगा आपका यहाँ पे? आर्टिकल बनेगा तीसरा बनेगा। और तीसरा आर्टिकल, एक मिनट थोड़ा होल्ड रखना, यहाँ देखिए सवाल, तो मानवाधिकार संबंधी सार्वभौमिक घोषणा के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकारों को उल्लेख किया गया है? तो आप सभी लोगों को मैं ये कहूँगा कि आप सभी लोग ना आर्टिकल यहाँ पे 3 ही लगाइएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सुरक्षा का जो अधिकार है वो तीसरे में है। पहले में जानते थे क्या था, सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं और सम्मान और अधिकार में एक जैसे होते हैं, वो पहला था। दूसरा जानते क्या था, उसमें अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था, जिसमें हर व्यक्ति को किसी भी भेदभाव के दर्शाया गया, जैसे जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति, राय इत्यादि के आधार पर, है ना, उन प्रक्रिया को रिलेट कराता था। ये दूसरा। और एक आता है आपका छठा, प्रत्येक व्यक्ति के हर जगह कानून के अनुसार ना एक व्यक्ति के रूप में सिद्धांत प्राप्त करने का अधिकार होता है, वो छठा था। हालांकि इस सवाल का जवाब जो जाने वाला है वो आपका तीसरा, यही विकल्प आपका सही होगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए पोस्ट कार्ड में इसने पूछा कि CO का मतलब बताइए, और मुझे लगता है ये बच्चा केवल यही एक इंग्लिश वाला क्वेश्चन इसमें दिखा है।
बाकी हिंदी में सब सॉल्व किया है ना। COR कॉर्ब की अगर हम बात करते हैं तो प्लीज़ आप क्या जवाब देना उचित समझेंगे, क्या कोऑर्डिनेशन सही होगा? थर्ड ऑप्शन। बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। आगे हम बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने प्रस्तुत होता है। वो खत्म हो गया क्या भाई यहाँ पे? अब आ गया सारे प्रश्न आपके गद्यांश वाले। ये गद्यांश वाले जो क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत हैं, ये सवाल में मुझे थोड़ा सा भाई लग रहा है डाउट, है ना। अब इस सवाल में कहा कि श्रम शक्ति का मुख्य केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन। औपचारिक क्षेत्र महिलाएं होंगी या अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार परक महिलाएं होंगी, विद्यालय और विश्वविद्यालय महिलाएं होंगी या खेल में महिलाएं होंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सवाल ही बेसिकली थोड़ा सा हट के दे दिया, क्वेश्चंस कुछ अलग तरीके के रुख कर रहे हैं, जी सर। अलग तरीके से रुख हाँ कर सर, रहे हैं, गद्यांश के है ना। सवाल सारे डिफरेंट थे और तो हाँ, गद्यांश डिफरेंट। कहने का आशय मेरा ये है कि जो ये सवाल दिया गया है मैडम, ये सवाल दिया गया है सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक से संबंधित है। मैं आपको बताने का प्रयास ये कर रहा हूँ आप लोगों से कि भारत की जो श्रम शक्ति भागीदारी है उसके सवाल है ये। अब उस आधार पे अगर मैं आप लोगों से सोचता हूँ, उसके बिहाफ पे अगर मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि श्रम शक्ति रिपोर्ट का मुख्य जो केंद्र है बेसिकली ना, वो बेरोजगारी से निपटाने हेतु सरकार की पहल थी, और बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में केवल एक ही ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सेकंड। अगर मैं बात करूँ तो सेकंड हो गया। अब बात आपके सामने ये डाउट आ रहा है कि भाई ये औपचारिक वाले में है कि अनौपचारिक वाले में। तो मेरे हिसाब से मैं बता दूं आपको, ये अनौपचारिकता का ही पार्ट होगा, ना कि औपचारिकता के पार्ट होगा। हालांकि मैंने इस पर चर्चा नहीं किया, मैंने अभी कभी इस पर स्टडी भी नहीं की है अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार को लेकर, लेकिन इस सवाल के आधार पर मैं श्रम शक्ति रिपोर्ट के आधार पर मैं प्रश्न को बता रहा हूँ कि केंद्र बिंदु क्या होगा। तो रोजगार था, तो रोजगार के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो ये विकल्प आपका सही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा आपका सेकंड वाला इस सवाल का जवाब, ठीक है। यहाँ कानून जैसे व्यवस्था, कुशल सार्वजनिक परिवहन, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, सामाजिक मानदंड आदि महिलाओं के लिए अनुकूलन जैसे शब्दों को भी रिलेट कराता है। फिलहाल देखते हैं अगला सवाल कि अगला सवाल कहता क्या है आपके सामने। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है कुछ इस तरीके से, देखिए गद्यांश आपके सामने प्रस्तुत और कह रहा है आपसे सवाल क्या है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है, से सिरमेर योजना कार्यक्रम जो विशेषकर महिलाओं के लिए वित्तीय सेवाओं आजीवन को सुगम कहलाती है। अब सवाल में आपके सामने बेसिकली योजना के नाम दे दिया है ना, योजना का नाम दे दिया, और गद्यांश में यहाँ पर बेसिकली उस चीज़ों को शामिल नहीं किया। तो ग्रामीण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना के बारे में पूछा, और वो भी किस परिप्रेक्ष्य में बताना चाहोगे? महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में। तो देखो, एक आपने नाम सुना होगा दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संदर्भ में आता है कि नहीं? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संदर्भ में आता है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, क्या मैं आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 के नाम से संबोधित कर सकता हूँ? यस या नो में बताइएगा जवाब प्लीज। एक बार बोलो तो सही जवाब। तो NRLM को क्या मैं नहीं बोल सकता हूँ? नेशनल रूरल लाइवलीहुड बोल सकता हूँ, यस या नो? जी सर, हाँ। बोल सकता हूँ। तो आप बताओ, ये जो योजना है, ये योजना महिलाओं के लिए वित्तीय सेवाओं और आजीविकाओं को सुगम बनाने के लिए है। तो मेरे हिसाब से इसके जवाब का जो आंसर होगा वो 4 होगा। बाकी एक स्थान की स्वाधार गृह योजना है ना, और उज्ज्वला योजना, देखो ये सभी योजनाएं महिलाओं के संदर्भ में है ना, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन विशेषकर महिलाओं के वित्तीय सेवाओं के संदर्भ में प्रश्न बना था। और फाइनेंशियल के संदर्भ में अगर मैं बात करूंगा ना, तो वो आपका जवाब सीधा सीधा बनाएगा, या तो अंत्योदय योजना जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लागू करता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, और इन्हीं संदर्भों को रिलेट कराता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि 4 ऑप्शन आपका सही जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, है ना। मतलब ये है कि इस गद्यांश को पढ़ के आपको विचार करना था। गद्यांश में पहले जब सवाल हम लोग करते थे तो गद्यांश में उसको उत्तर मिल जाते थे। अब इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार आपको कहा कि मैं आपके
मीनिंग को जानना चाहूँगा कि आप सोच कैसे रहे हो, तो मीनिंग के आधार पर सवाल बनाए। देखो इसी सवाल की बात करते हैं। तो कहता है कि यह कथन में कि असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं के लिए प्रतिमान उपागम, जिसको पैराडाइम अप्रोच कहते हैं, सर्वोत्तम व्याख्या बताइए किस चीज़ को करता है ये, सर्वोत्तम व्याख्या किस चीज़ को करेगा? तो असंगठित क्षेत्र को करेगा। अब असंगठित क्षेत्र इस ऑप्शन में है, असंगठित क्षेत्र इस ऑप्शन में नहीं है कहीं, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में जो महिलाएं आती हैं वो बेसिकली रोजगार की लेकर एक विशेषताओं के बारे में जिक्र करती हैं और उन्हीं के प्रतिमान उपागम को दर्शाता है। हालांकि आयोग ने अपनी एक रोल जो अदा किया है, कृषि में सुधार, ग्रामीणों में स्वच्छता प्रतिमान प्रथाओं में शिक्षित करने के परिप्रेक्ष्य में या अर्थव्यवस्था में उसकी योगदान में अवमूल्यन शब्द को, विकल्प आपका दूसरे को, यहाँ उसने इस शब्द को दर्शाया है। ये सवाल आपका यहाँ पे सही जाएगा, ना कि तीसरा। और अगर हम बात करते हैं अगले सवाल पे, तो अगला सवाल जो है वो आपसे कह रहा है कि अगला सवाल कि कौन सी महिलाओं के अधिकार और आजीविका के पक्ष में समर्थन करता है जो असंगठित क्षेत्र के लिए मात्र महिला श्रमिक संगठन हो, महिला श्रमिक संगठन। तो देखो सिंपल बात है ना, रोजगार, जहाँ भी असंगठित क्षेत्र में महिला श्रमिक की संगठन की बात हो रहा थी तो बड़ा आसान था, इस सवाल के भी आधार पे आप कर सकते थे। ये मैं ट्रिक के आधार पे बता रहा हूँ, अपनी कॉमन सेंस के आधार पे, जो कि प्रश्न इसी के आधार पे जाएगा। बाकी गद्यांश भी पढ़ना चाहिए था आप लोगों को। एक सवाल और देखेंगे, ठीक है, ये अगला सवाल आपके सामने। अब ये सवाल आपके सामने कहता है कि निम्न में बताइए कौन सी गरीबी जो है नवीन उपागमों को बताता है, कौन सी गरीबी नवीन उपागम को बताता है? क्या बताना चाहोगे आप? ऑप्शन 3। ऑप्शन सी आप बता रहे हो इस सवाल का जवाब, और मैं आप सबसे कहूँगा कि सी के बजाय ग्रामीण बैंक को बताइए, है ना? क्या बताइए? जी सर। बैंक को बताइए, ग्रामीण बैंक ही आपका यहाँ पे सही माना जाएगा। तो इस तरीके के सवाल हैं, है ना, गद्यांश में। फिलहाल मैं एनटीए यूजीसी नेट के आधार पे आप लोगों को बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप ताकि आंसर अपने ढूंढ पाए, है ना। अब देखिए इस सवाल में कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में है और उसके परिप्रेक्ष्य में पूछा गया अवशिष्ट कल्याणकारी मॉडल बताइए निम्नलिखित में से कौन सा। ये सबसे आसान सा सवाल था और इसे अंतिम उपाय के रूप में देखा भी जा सकता है। ये आपका तीसरा वाला सही जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने सवाल आता है अगला, और ये सवाल कहता है आपसे क्या, कहता है कि प्रगामी कराधान निम्न में से किस रूप में समझा जा सकता है? तो एक ऐसी कर प्रणाली जिसमें योग्य राशि बढ़ने के साथ कर को बढ़ाती है। इन परिप्रेक्ष्य में हम शामिल इसको कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, गद्यांश के क्वेश्चन है ये, है ना। अगला सवाल आपके सामने कह रहा है कि बताइए कल्याणकारी राज्य को चित्रित नहीं कर रहा है, तो बल्कि जो है धनिकों और निर्धनों के बीच में अधिक असमानता कार्यक्रम ये चित्रित नहीं करता। ये सही होना चाहिए था आप लोगों को, गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। आयोग ने क्या दिया है इसमें? तीसरा ही देना चाहिए था, कल्याणकारी राज्य का चित्रण करना। ये चौथा लगा दिया भाई, क्या बात है यार, गलत कर दिया 2 नंबर का सवाल। अगला सवाल, दी वंडर्स ऑफ वेलफेयर कैपिटलिज्म। देखो ये क्वेश्चंस आया हुआ है, बेसिकली ये पूछा गया आपसे कि इसके लेखक कौन है। क्या नाम लगाया था आप लोगों ने? नाम क्या लगा था प्लीज? दी वंडर्स ऑफ वेलफेयर कैपिटलिज्म शब्द से संबंधित है ये शब्द, और मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पे इन्होंने गोस्ता एंडरसन का नाम लगाया हुआ है ना। विकल्प में आपका ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे, थोड़ा सा ऐसे सवाल जी सर। ये जो बेसिकली एक ऐसे शब्दों को दर्शाते हैं कि जिसको कोई आशय ही नहीं बनता है, कोई बेसिकली मीनिंग ही नहीं दर्शाता है, थोड़ा सा हट के उन चीज़ों को बेसिकली यहाँ पर जो है दे दिया गया है ना। फिलहाल आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इन परिप्रेक्ष्य में कल्याणकारी पूंजीवाद को लेकर ये जिक्र करता है डेनिस समाजशास्त्री और एक एंडरसन सन 1990 में बेसिकली कल्याणवाद जो है
कल्याणकारी पूज्यवादी जो लिखा हुआ था किसी किताब, तो वो शब्दों में ये नाम आता है। एक तो डेविस का नाम आता है और एक एंडरसन का नाम आता है। डेविस तो है नहीं, इसलिए आपका सेकंड वाला इससे यूज होगा। ठीक है, और एक लास्ट सवाल आज का ले लीजिए। गद्यांश में इस बार आप लोगों के गलत हुए होंगे काफ़ी क्वेश्चन, है ना, मुझे लग रहा है, क्योंकि ये थोड़े से हट के हैं। निम्न में से कौन सा देश जो है कल्याण और संस्थागत पुनर्वितरण मॉडल को सर्वोत्तम उदाहरण नहीं मानता है? तो यूएसए नहीं मानता है, सेकंड विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अब हुआ 150 क्वेश्चन सॉल्व। अब बताइए मुझे कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने ये सही गए हैं, है ना, इसमें बताइए।